क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कोई बॉडी जब मोशन करती है, एनी बॉडी इन मोशन दे हैव द काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी मोशन कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तभी वो मोशन कर रही है, ठीक है। अब आज हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक ये समझा किसी बॉडी पर आपने वर्क किया तो वो वर्क उसको मिलता है एनर्जी के फॉर्म में। अब बॉडी अगर मोशन करती है तो दैट मीन्स जो आपने वर्क उस बॉडी पे किया तो जो एनर्जी उसको मिली वो किस फॉर्म में मिली, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिली, जिससे बॉडी में क्या हो गया, मोशन हो गया, ठीक है। एक मार्कर रखा हमने हाथ पे, देखो देख रहा होगा। अब हमने क्या किया, ये बॉडी रेस्ट पे है, हमने इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा रहे दैट मीन्स हमने वर्क किया। जब इस पे हम वर्क कर रहे हैं तो बॉडी क्या हो रही है, मोशन में आ रही है। तो बॉडी मोशन में आ रही है दैट मीन्स जो वर्क हम इस पे कर रहे हैं वो इसको किस फॉर्म में मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके साथ साथ हम उसका डेरिवेशन भी करके आपको दिखाते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है और कैसे डिराइव किया जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी को पहले आप समझो के ई, कुछ इस तरीके से लिखते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में आप के ई लिख सकते हो, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो टर्म पता होना चाहिए। बॉडी जो मोशन कर रही है उस बॉडी का मास इन केजी, मास किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, और जो जिस वेलोसिटी से वो मोशन कर रही है वो वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर मास और वेलोसिटी के हेल्प से काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट देखो अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये हो जाएगा केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, जूल भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एनर्जी है ना। एनर्जी को आप किस में लिखते हो, जूल में लिखते हो। वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सब जूल में कैलकुलेट होगा। अगर इस फॉर्मूले से आप लिखते हो तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो, ठीक है। अब ये पर सेकेंड स्क्वायर का भी स्क्वायर है, मतलब ये पावर 2 यहाँ पावर 4 तक जाएगा ना ये, क्योंकि वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर दैट मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यूनिट का भी स्क्वायर होगा, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर 4 इतना जाएगा ये यूनिट। सिंपली आप आगे जूल ही लिखोगे। अब चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, कहाँ से आ गया, कैसे इसको डिराइव किया गया होगा। तो चलो डेरिवेशन देखते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये बॉडी ले लिया आपने, ठीक है, बॉडी ले लिया, इसका मास कितना है, एम के जी है, एम के जी का मास है, और ये u इज इक्वल टू 0 रेस्ट पे है, ठीक है। ये बॉडी क्या है, एम के जी का रेस्ट पोजीशन पे है, u इक्वल टू 0 दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अभी क्या करेंगे, इस पे हम वर्क करने जा रहे हैं। भाई वर्क करने का मतलब आप फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क माना जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने इस पे फोर्स लगाया एफ न्यूटन का, एफ न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया। जब इस बॉडी पर एफ न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। हम लोग ये ज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी यहाँ पर एस मीटर डिस्प्लेस कर गई, ठीक है। ये क्या हुआ, एस मीटर डिस्प्लेस कर गया। बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम लोगों ने एस मीटर ज्यूम कर लिया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बॉडी जिसका मास एम के जी है, रेस्ट पे था, u इज इक्वल टू 0 लिखा है, पर एफ न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी में क्या हुआ, मोशन हुआ, और मोशन होकर के ये बॉडी इस पोजीशन पर पहुंच गई, ठीक है। इस पोजीशन को चलो ए ले लेते हैं, इस पोजीशन को बी ले लेते हैं, तो बताने में आसान होगा ना, ए पोजीशन बी पोजीशन पर है। यहाँ पर वर्क डन कितना आया, पहले वर्क डन से शुरू करेंगे। तो हमने इस बॉडी पर कितना वर्क किया, इस बॉडी पर हमने वर्क किया W इज इक्वल टू एफ इंटू एस जूल, इतना वर्क किया हमने, ठीक है। हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, एस मीटर डिस्प्लेस करने के लिए हमने इस पे एफ न्यूटन का फोर्स लगाया था, एस मीटर डिस्प्लेस किया था, इस पे वर्क कितना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एफ इंटू एस। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस बॉडी को एफ इंटू एस जूल का एनर्जी मिला, जितना हमने वर्क किया उतना ही एनर्जी का ट्रांसफर हुआ होगा। तो हमने इस बॉडी पर वर्क किया है कितना, एफ इंटू एस जूल का, तो इस बॉडी को एनर्जी कितनी मिलेगी, एफ इंटू एस ही मिलेगी। तो मतलब एफ इंटू एस की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वहां से हम लोग ये बता सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अब आइए इसके अगले स्टेप में चलते हैं कि जो फोर्स लगाया गया है, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करते हैं,
जो फोर्स लगाया है किसी बॉडी में तो उसमें क्या होगा, न्यूटन ने ये बताया था कि किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे तो उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो जब आपने फोर्स इस पे लगाया तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए। एक्सेलरेशन इसमें कितना है, ए है। अभी देखो, जब किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक एक्सेलरेशन होगा। न्यूटन ने बताया था कि फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन कितना हम लोग एज्यूम कर रहे थे, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हमने ये कहा कि जब इस बॉडी पर एफ न्यूटन का फोर्स आप लगाओगे तो उसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आएगा, और मास इसका क्या है, एम है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ में चलते हैं ना, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में अगर हम जाएं तो हमने ये पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ में कि F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, जो फोर्स है, जितना फोर्स आप लगा रहे हो वो अप्लाइड बॉडी, जिस बॉडी पे लगा रहे हो उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसको यहां पर अभी आप छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे कि देखो, जो बॉडी थी, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को ये समझना होगा कि जो बॉडी अगर उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। जब बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और उस बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ तो जो रेस्ट पोजीशन पे बॉडी थी वो जब बी पोजीशन पे पहुंचेगी उस समय उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसको हम लोग वी ले लेते हैं। इस समय जो फाइनल वेलोसिटी आप देख सकते हो इस बॉडी का कितना लिखा गया है, वी लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, सेकेंड पोजीशन पे जब हमारा बॉडी पहुंचा तो उस समय उसके पास क्या था, वी वेलोसिटी था। ठीक है, और ये ड्यूरेशन हम लोग 1 सेकेंड का लेके चलेंगे, इसका जो टाइम लेंगे 1 सेकेंड, या टाइम तो ऐसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है भी नहीं, कोई फॉर्मूले में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए, यहां पर आप न्यूटन सेकेंड लॉ के बाद आप यूज करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का जो आप सेकेंड इक्वेशन लिखे थे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS लिखा था, उसको यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जगह यूज कर लो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये था। ठीक है, अगर आप ये देखो तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS में u क्या है, 0 है। इस बॉडी पर अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करें तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी आपने देखो v लिख रखा है वहां पर, a एक्सेलरेशन बताया है, और s क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इसी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है ये पूरा फॉर्मूला, बस u जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन पे था। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2AS। ठीक, अभी यहां से आप a की वैल्यू निकाल लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, अब a की वैल्यू जो आपने निकाली है, देखो एकदम सिंपल तरीके से आपको डेरिवेशन समझाया जा रहा है, कुछ स्टेप्स बस आपको ध्यान में रखने हैं कि पहले तो फोर्स निकाल लिया F इंटू एस, फिर उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ लिखोगे, न्यूटन सेकेंड लॉ में F इज इक्वल एम इंटू ए। अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे कहां से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको a की वैल्यू मिलेगी वी स्क्वायर अपॉन 2s। अब a की वैल्यू को वापस से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, F इक्वल टू एम इंटू ए में पुट कर लो। ठीक है, यहां लिखें तो नाउ पुट a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर आप पुट कर लो वी स्क्वायर अपॉन 2s। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से जो डिवाइड में s लिखा हुआ है, ये डिवाइड में जो आपने s लिखा हुआ है इसको आप इधर प्रोडक्ट में ले आओगे। जो वी स्क्वायर अपॉन 2s है, इसमें जो s लिखा हुआ है डिवाइड में, s जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप f के साथ ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू एस इक्वल टू हाफ, देखो 1/2 को आप पहले हाफ लिख दोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। ये देखो दूसरा एक रिलेशन हम लोगों ने बना लिया।
किसमें बनाया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ वर्क डन किसमें है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। अब आप देख सकते हो कि जो वर्क डन हम लोगों ने किया था इस बॉडी पर, वो था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? हाफ mv स्क्वायर के इक्वल आ रही है। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करें तो F इंटू एस क्या हुआ? वर्क डन ही हुआ। आप देख सकते हो F इंटू एस किसके इक्वल है? W के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और W क्या है? W वो वर्क है जो बॉडी पर आपने अप्लाई किया था, बॉडी पर आपने W वर्क किया था, और उस W वर्क की वैल्यू इसको, इसने जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की है हाफ mv स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। देख सकते हो कि W की वैल्यू F इंटू एस के भी इक्वल थी, और F इंटू एस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? हाफ mv स्क्वायर के इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली हाफ mv स्क्वायर के इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं उस बॉडी को मिल रही है वो किसके इक्वल है? हाफ mv स्क्वायर के इक्वल है, जो कि इस बॉडी की क्या बोली गई? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा वर्क डन W। ठीक है, वर्क डन। तो यहाँ पे जितना वर्क डन हो रहा है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कितना वर्क डन किया आपने? हाफ mv स्क्वायर के बराबर वर्क डन किया है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने ये डिराइव कर दिया कि किसी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसकी वेलोसिटी आपको पता हो, किस वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी पता हो और उस बॉडी का मास पता हो। बॉडी का मास और बॉडी की वेलोसिटी अगर आपको मालूम है तो आप ये बता सकते हो कि उस बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है उस टाइम। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी से और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स की बात हम लोग कर सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है देख सकते हो वो मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लें, इतना पहले आप कंप्लीट कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जरा ये समझे काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो क्या है? मास बॉडी का, और दूसरा है वेलोसिटी। ठीक है, उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है। तो आप किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हो तो वो मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स दोनों क्या है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप समझ सकते हो ये क्वांटिटी की वैल्यू जो हाफ mv स्क्वायर है, इसमें m अगर इंक्रीज करेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अगर v वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और काइनेटिक एनर्जी किसके? वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी बॉडी का मास अगर इंक्रीज किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। या बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। चलो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक बॉल हमने ले लिया, 5 kg का, ठीक है, और एक बॉल हमने ले लिया 10 kg का। 10 kg का बॉल ले लिया, 5 kg का, दोनों का मास डिफरेंट है। इसको भी थ्रू किया गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसको भी थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप देख सकते हो कि 5 kg का मास है, इसको भी थ्रू कर रहे हो आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इस 10 kg का अगर यहाँ पर बॉल है, से जस्ट डबल है ये, तो उसको भी आप थ्रो कर रहे हो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी? दोनों का जो थ्रू करने की वेलोसिटी है, जो जिस वेलोसिटी से ये मोशन कर रहे हैं, वो दोनों तो सेम है 10 मीटर पर सेकंड, बस डिफरेंट किसमें है? मास में। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि अगर आप एक स्मूथ सरफेस की बात करें, वहां पर हम लोग एक 5 kg का बॉल ले लें और 10 kg का बॉल ले लें, दोनों को सेम स्पीड से छोड़ दें,
तो आप देखोगे ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी बिकॉज दे हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हो ये हाफ m 5 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हाफ m v स्क्वायर इस बॉडी के लिए, हाफ m मास और v स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट किया आपने 50, तो ये हो गया 250। ठीक है, 250 जूल की काइनेटिक एनर्जी इस बॉल के पास होगी जिसका मास 5 kg है। अब इस बॉडी की बात करते हैं तो इसका है हाफ 10 into 100, तो आप देख सकते हो ये 5 जा तो ये आ रहा है 500 जूल। तो आपने देखा कि दो अलग अलग बॉल हम लोगों ने लिया, एक का मास ले लिया 5 kg और एक का मास आपने ले लिया 5 kg और दूसरे का आपने ले लिया 10 kg। तो जब मास डिफरेंट होगा और सेम वेलोसिटी से मोशन हो रहा होगा तो जिसका मास ज्यादा है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा हम लोग मास को कांस्टेंट करके चेक कर लें। मास अगर सेम रखेंगे और डिफरेंट वेलोसिटी रखेंगे तो क्या होगा, तो उस केस में आप देखोगे कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसी की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आ जाएगी। चलो एक एग्जांपल इसके लिए ऐसा कर लेते हैं, ये 5 kg ये था और ये 5 kg इसको भी ले लिया। यहाँ पे स्पीड आपने 10 रखा है, यहाँ 20 कर दिया और ये आपका हट जाएगा। सेकेंड एग्जांपल समझिए, सेकेंड एग्जांपल में इस बार मास को सेम रख दिया आपने, दोनों बॉडी का मास क्या है, सेम है, बट इन दोनों को जो थ्रो किया जा रहा है वो डिफरेंट वेलोसिटी से, पहले वाले को 10 और दूसरे वाले को 20। तो देखेंगे इसमें किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, जिस बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा होगा, दैट मींस 20 मीटर पर सेकंड वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। कैसे आएगी जरा देख लो, तो हाफ 5m, देखो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हर बार, अभी इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हाफ m v स्क्वायर, हाफ m 5 हो गया और v स्क्वायर दैट मींस 10 का स्क्वायर 100, और फिर से इसको आपने कैंसिल किया तो ये 250 जूल का एनर्जी इसके पास आएगा। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, इसका 20 का स्क्वायर 400 हुआ, तो इसको कैंसिल किया आपने तो ये हो जाएगा 200 और यहाँ से आ जा रहा है 1000 जूल, 4 टाइम्स आ रहा है। देखो अगर हम सेकेंड बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रू कर रहे हैं उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है, 1000 जूल। और अगर सेम मास का बॉल, सेम मास है 5 kg ये भी 5 kg ये भी है, उसको अगर हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रू कर रहे हैं तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी केवल मिल रही है उसको 250 जूल। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 4 टाइम्स हो गया, देख सकते हो 4 टाइम्स, और पिछला वाला क्या था, 2 टाइम्स था। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 जूल दैट मीन्स क्या हुआ कि ये 4 टाइम्स इसकी काइनेटिक एनर्जी उससे क्या हो गई, ज्यादा होगी। दैट मीन्स ये कि किसी भी बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो उसके मास और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास इंक्रीज करोगे तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट कर लीजिए।